नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आज की बड़ी खबर सामने आई है जो शादी करने से मना करना बलात्कार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। शादी करने से मना करना बलात्कार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी करने के वादे से मुकर जाना रेप नहीं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसे हर बार बलात्कार नहीं माना जा सकता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां शादी करने से मना करना बलात्कार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए ये बात कही है शादी करने के वादे से मुकर जाना रेप नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे हर बार बलात्कार नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी करने से मना करना बलात्कार नहीं, शादी करने के वादे से मुकर जाना रेप नहीं, इसे हर बार बलात्कार नहीं माना जा सकता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज की ये बड़ी खबर है जहां शादी से मना करने के बाद युवक पर इस तरह का केस किया जाता था। अभी तक हम ऐसे कई मामले देख चुके हैं जहां पे युवती द्वारा युवक पर केस किया जाता था कि शादी से मना कर दिया गया है और इसमें बलात्कार जैसी धाराएं लगाकर जो है केस किया जाता था। और अब ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं इस खबर पे। परमानंद, जिस तरह से ये बड़ा मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, बता दें शिखा कि जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराए गए एक युवक को जमानत देते हुए ये फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने ये चीजें साफ कर दी हैं कि दरअसल किसी भी कपल्स के लिए जिसके लिए जो पहले रिश्ते में रहा है और जिसने शादी का वादा किया, फिर उनका प्रेम संबंध आपस में रहा, लेकिन बाद में किसी परिस्थिति के चलते वो शादी से मुकर जाए तो उसे बलात्कार की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस चीज का हवाला दिया कि दरअसल जिस समय उसने वादा किया था उस समय की परिस्थिति और मौजूदा दौर की या जिस परिस्थिति में उसने शादी करने से इनकार किया, वो दोनों परिस्थितियां इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि दरअसल उस वक्त उसने कितनी गंभीरता से और किस उद्देश्य से बोला होगा। इसलिए इसको रेप की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये कई फैसलों को पीछे के फैसलों को दरकिनार कर रहा है। दरअसल इससे पहले कई ऐसे मामले आते थे जब शादी का झांसा देकर महिलाओं के साथ इस तरह के शोषण की बातें आती थी, लेकिन अब इन फैसलों पर विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि दरअसल ऐसे मामलों में रेप की घटना की संभावना नहीं हो सकती। शिखा, परमानंद, जब ऐसे मामले सामने आते थे तो दो तरह की संभावनाएं होती थी। एक ये कि लड़का गलत होता था और एक ये कि लड़के को जबरदस्ती ऐसे मामलों में फंसाया जाता था। तो क्या राहत मिल रही है युवाओं को ऐसे इन मामलों में, या फिर किसी तरह से ये महिलाओं के लिए गलत भी साबित हो सकता है? देखिए शिखा, अगर किसी भी केस की बात की जाए या किसी भी फैसले की बात की जाए तो हर केस के दो पहलू होते हैं, जिसके सकारात्मक पहलू भी होते हैं और उसके नकारात्मक पहलू भी होते हैं। अगर कोई कानून होता है तो कई बार देखा जाता है कि उन कानूनों का मिसयूज होता है। उन कानूनों को प्रयोग करके कई बार युवाओं को या किसी को भी फंसाया जा सकता है आसानी से। तो अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो ये कानून कहीं हद तक ऐसा होता था कि कई मामलों में सही भी होता था और कई मामलों में ये चीजें सिर्फ कानूनन हथियार बना लिया जाता था और युवा या किसी भी वर्ग को फंसा दिया जाता था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसमें ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो वादा किया गया और वादे के बाद शादी से मुकर जाना है वो रेप की कैटेगरी में नहीं आ सकता। हाँ, ये और किसी अन्य क्राइम में इसकी गिनती हो सकती है, लेकिन शादी का वादा किया, आप 2 साल साथ रहे, 2 साल साथ रहने के बाद मौजूदा परिस्थिति क्या है, किन परिस्थितियों में उसने शादी करने से इनकार किया है, इसलिए उसको रेप की कैटेगरी में नहीं गिना जा सकता। शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़े हुए थे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए ये बात रखी है, जहां शादी से मना करना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। अब रुक करते अगली खबर का, जहां दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंडका निवासी एक शख्स ने सीएम को दी धमकी। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया है कि जो आरोपी है मुंडका निवासी शख्स, जिसने सीएम अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है जान से मारने की, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। पुलिस आरोपी का नाम बताया है। पुलिस के अनुसार इस आरोपी का नाम जयप्रकाश है, जो कि अस्पताल में इसका इलाज भी चल रहा है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़े हुए हैं। अबुतला, मुख्यमंत्री को धमकी मिलने का मामला कुछ नया नहीं है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे पहले धमकी मिल चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल को धमकी मिली है, लेकिन पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इस व्यक्ति की, इलाज चल रहा है अस्पताल में। क्या कुछ जानकारी और? जी देखिए शिखा, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फोन द्वारा जान से मारने की धमकी मिली थी और इस पूरे मामले को लगातार लेकर पुलिस सतर्क थी और तमाम जांच एजेंसियों को लगाया गया था। हालांकि जांच में ये पता चला, जिस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको अस्पताल से गिरफ्तार किया और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। फिलहाल देखिए युवक अभी भी अस्पताल में है। पुलिस का जो पहरा है वो वहां पर लगा दिया गया, क्योंकि देखिए एक स्टेट के सीएम से जुड़ी हुई ये बात है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की बात है। तो देखिए कहीं ना कहीं मामले को गंभीरता से लिया गया और दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल डॉक्टरों से भी बात की गई है पुलिस की टीम की, और डॉक्टरों का भी कहना है कि ये व्यक्ति जो है ये लगभग एक हफ्ते से यहाँ पर एडमिट है और इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अस्पताल में ही बैठकर इसने फोन से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस अब वहाँ अस्पताल पर मौजूद है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अगर अब इसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है तो वो अस्पताल में ही रहेगा। फिलहाल जब उसका इलाज हो जाएगा फिर उसके बाद देखा जाएगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़े हुए थे। तो दिल्ली से ये मामला सामने आया है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी और पुलिस का कहना है कि इसका इलाज चल रहा है अस्पताल में, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ। आशाराम बापू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रेप मामले में आशाराम बापू को सजा मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरत की महिला से रेप के मामले में सजा। गांधीनगर कोर्ट ने रेप मामले में सुनाई सजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आशाराम बापू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरत की महिला से रेप के मामले में सजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आशाराम बापू को सजा सुना दी गई है। आशाराम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूरत की महिला से रेप के मामले में सजा सुनाई गई है। गांधीनगर कोर्ट ने रेप मामले में सजा सुनाई। आशाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 10 साल पहले आशाराम के खिलाफ केस हुआ था दर्ज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आशाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा। 10 साल पहले आशाराम के खिलाफ केस हुआ था दर्ज। मान्यवर न्यायपालिका गांधीनगर के एडिशनल सेशन जज साहब ने आशाराम को दोषित करार करने के बाद सज़ा के बारे में हमको सुनने के बाद इस नतीजे में पहुंची है कि उनको 376 और 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है। बाकी की जो दूसरी सेक्शन थी उसमें माइनर पनिशमेंट दी है, लेकिन महत्व की बात यह है कि विक्टिम को 50,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने का ऑर्डर दिया। रेप मामले में आशाराम बापू को सजा दे दी गई है और अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आशाराम बापू के ऊपर 10 साल पहले केस दर्ज हुआ था, जिसमें आज सजा सुना दी गई है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, आशाराम बापू को सजा सुना दी गई है, वो भी आजीवन कारावास की, किस तरह से देखते हैं?
देखिए शिखा, 2013 का वो दौर था जब अचानक एक दिन दो बहनें आसाराम बापू के आश्रम से बाहर निकलती हैं और आसाराम बापू का उस समय जो कद हुआ करता था, लोग भगवान मानते थे उन्हें। जिस तरह से आसाराम बापू को पूजा जाता था, उनके बहुत सारे अनुयायी थे। जब ये दो बहनें बाहर आई, इन पर आरोप लगाया, तो पहले तो पूरे देश में इन चीजों पर विश्वास करना ही कठिन था कि दरअसल आसाराम बापू जैसा संत और उन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके अनुयायियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ये साजिश है। लेकिन 2013 में उस वक्त दर्ज किए गए इस मामले में जो गंभीर आरोप थे, 376, 377, 354, 342, 357 और 506 जैसे बहुत बड़े गंभीर आरोप लगे थे उस वक्त। तब अदालत में ये मामला चला था। अदालत में लगातार आसाराम बापू की तरफ से और उनके बेटे की तरफ से लगातार ये कहा जाने लगा कि दरअसल ऐसे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। लेकिन एक दशक होने को आ रहा है। एक दशक बाद अब जाकर आसाराम बापू को अदालत की तरफ से ये सजा सुनाई गई है। इसके तहत अब आसाराम बापू को गुजरात के गांधीनगर के एक अदालत ने सजा सुनाई है। इस मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, यानी कि एक दशक पहले जो गुनाह हुआ था उसकी अब जाकर उन दो बहनों को न्याय दिया गया है। अदालत की तरफ से आसाराम बापू को पूरी तरह उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिस पर अब उनको ताउम्र जेल की चार दीवारों के भीतर गुजारनी पड़ेगी। शिखा, कहीं ना कहीं एक दशक के करीब ही, लेकिन एक मामले से देखा जाए तो जिस तरह का आरोप लगा था, एक आसाराम बापू का बहुत बड़ा कद उस वक्त माना जाता था, उनकी बहुत लंबी पहुंच भी मानी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जाकर जो ये अदालत की तरफ से सजा मुकर्रर की गई है, ये उन दोनों बहनों के लिए भी न्याय के रूप में देखा जाएगा। शिखा जी, परमानंद, जिस तरह से अगर बात करें आसाराम की उम्र की और इतने समय से वो जेल में है, तो क्या लगता है कब तक वो जेल में रहेंगे? क्या उनकी अंतिम सांसें भी जेल में ही निकलेंगी या फिर उससे पहले वो खुली हवा देख पाएंगे? देखिए, अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो आसाराम बापू के पास अभी भी विकल्प हैं। वो उच्च अदालत तक जा सकते हैं और उच्च अदालत इस बात पर गौर करेगी कि दरअसल उनको ताउम्र जेल में रहना होगा या उनके केस में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स है जिसके आधार पर उनको जमानत दिया जा सके। तो इस बात पर अभी पुष्टि करना या मुहर लगाना ठीक नहीं होगा कि वो कब तक जेल में रहेंगे, क्या परिस्थितियां बनती है, उच्च अदालत उनके केस को कैसे देखती है, उच्च अदालत को उस केस में क्या नजर आता है। क्योंकि दो बेटियां थीं और उसके बाद उनके कई अनुयायी भी आकर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उन पर आरोप लगाया करते थे, जो अपनी आप बीती बताते थे। उनके बेटे को लेकर भी आरोप लगाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला था उस दौर का। उस दौर में आसाराम बापू की फाइल खुलने के बाद ही देश में बहुत बड़े बड़े बाबाओं की कुंडली खोली जाने लगी थी। यानी आसाराम बापू से ही ये कहानी शुरू हुई और बाद में कई बाबाओं पर बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई। तो एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जब अगले विकल्प की तरफ जाएंगे, उच्च अदालत में इनका मामला जाएगा, तो वहां किस हिसाब से किन पैमानों पर केस की सुनवाई होगी, क्या क्या दलीलें वहां पेश की जाएंगी और वहां केस कैसे लड़ा जाएगा, इस आधार पर यह तय होगा कि अब आसाराम बापू को ताउम्र जेल में रहना होगा या उनको जमानत भी मिल सकती है। एक हिसाब से देखें तो उनकी 81 वर्ष उम्र हो गई है, यानी कि उम्र के वो बहुत अगले पड़ाव पर भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देना होगा कि जब आसाराम बापू का केस उच्च अदालत में जाएगा, उसके बाद जो फैसला आएगा फिर यह तय किया जा सकता है कि आसाराम बापू कब तक जेल में रहने वाले हैं। शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़े हुए थे। तो रेप मामले में आसाराम बापू को सजा सुना दी गई है आज कोर्ट के द्वारा। 10 साल पहले दर्ज हुए केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां इनकम टैक्स इंडिया ने लिया है बड़ा एक्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी सिप्ला ग्लोबल पर एक्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स इंडिया ने लिया बड़ा एक्शन। भारत की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी सिप्ला ग्लोबल पर एक्शन। सिप्ला ग्लोबल के कई ठिकानों पर आयकर का छापा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई, पुणे, गोवा, पालघर सहित कई अन्य लोकेशन पर छापा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स इंडिया ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी सिप्ला ग्लोबल पर एक्शन लिया गया है।
छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सिप्ला के कई ठिकानों पर आकर छापेमारी कर रही है। मुंबई, पुणे, गोवा, पालघर सहित कई लोकेशंस पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलाया अपार्टमेंट पर नगर निगम का बकाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 लाख रुपए का हाउस टैक्स बकाया। अपार्टमेंट ने पिछले 13 सालों से नहीं दिया है गृह कर। बकाया के बदले अपार्टमेंट की जमीन पर दावा करेगा नगर निगम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपार्टमेंट के 12 में से 11 फ्लाई बिल्डर्स के हैं नाम। बिल्डर्स के टैक्स जमा करने पर जमीन पर नहीं किया जाएगा दावा। अन्य अपार्टमेंट पर भी बकाया की होगी जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अलाया अपार्टमेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर है और इस खबर पर हमारे संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। अबू तला, हाउस टैक्स नहीं दिया था अलाया अपार्टमेंट ने 13 सालों से, अब नगर निगम इस पर अपना दावा कर सकता है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर है ये राजधानी लखनऊ से, जहां देखिए बीते दिनों अलाया अपार्टमेंट हादसे में तमाम लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। एक साथ एक बिल्डिंग जो है वो 5 माले की बिल्डिंग थी और गिर गई थी। अब उस पे तमाम जो एजेंसियां हैं, जो और भी तमाम लोग हैं, वो जांच कर रहे हैं और जांच में देखिए पाया गया कि नगर निगम का लगभग 13 साल से जो गृहकर है वो जमा नहीं किया गया था। तो 13 सालों से नगर निगम का गृहकर नहीं जमा किया गया था। तो देखिए कि ये बड़ी ही जांच में खुलासा हुआ है और साथ साथ देखिए 7 लाख रुपए का जो हाउस टैक्स है वो बाकी था। तो अब कहीं ना कहीं देखिए नगर निगम जो दावा होता है जमीन पे वो जरूर कर सकता है। हालांकि अभी देखिए जांच चल रही है और भी तमाम जो चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की जाए, चाहे पुलिस विभाग की बात की जाए, तो तमाम और भी लोग देखिए जांच कर रहे हैं। जब तमाम लोगों की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही इस पर जो पूरा फैसला है वो आएगा। पर देखिए एक बड़ी जानकारी है ये कि 7 लाख का जो हाउस टैक्स है वो लगभग 13 साल से नहीं जमा हुआ है। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम जरूर कर सकता है। जी शिखा जी, अन्य अपार्टमेंट पर भी जांच की जाएगी कि कहीं उनका बकाया तो नहीं बाकी है। तो कह सकते हैं कि अलाया की गाज बाकी अपार्टमेंट्स पर भी गिर सकती है तला। जी बिल्कुल, देखिए और भी तमाम ऐसे अपार्टमेंट हैं राजधानी लखनऊ में जिनको चिन्हित किया गया है और लिस्ट बनाई जा रही है कि ऐसे कौन से अपार्टमेंट है जिसकी एनओसी नहीं पास है, जिसका नक्शा नहीं पास है, जिसका गृहकर नहीं जमा है। तो देखिए जिस वक्त से ये हादसा हुआ था उसके बाद से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने आदेश दिए थे कि तमाम और भी जैसे इस तरह के अपार्टमेंट है, जो बिल्डिंग है, उनकी जाँच की जाए कि उनके जो पूरे मानक होते हैं वो पूरे हैं या नहीं है। तो देखिए अब तमाम चीजों पर जाँच चल रही है और अलाया अपार्टमेंट के साथ साथ जो राजधानी लखनऊ में और भी अन्य अपार्टमेंट है वो भी इसकी जद में आ गए हैं और तमाम ऐसे अपार्टमेंट को चिन्हित भी किया गया है जो अपने मानक के अनुरूप बने हुए हैं। तो अब देखिए कहीं ना कहीं अलाया अपार्टमेंट के साथ साथ राजधानी लखनऊ में जो और भी अपार्टमेंट है उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। तो अलाया अपार्टमेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 साल से हाउस टैक्स नहीं जमा किया गया है और अब नगर निगम जमीन पर अपना दावा ठोक सकती है। अगर गृहकर जमा कर दिया गया तो दावा नहीं किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 15 आईपीएस अधिकारी आज रिटायर हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 5 आईपीएस अधिकारी आज हो रहे रिटायर। डीजी गोपाल लाल मीणा रिटायर होंगे। डीआईजी स्वामी प्रसाद, डीआईजी सौमित्र यादव होंगे रिटायर। डीआईजी सहारनपुर सुधीर कुमार भी होंगे रिटायर। डीआईजी ट्रेनिंग महेंद्र यादव भी रिटायर होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में आज 5 आईपीएस अधिकारी रिटायर। डीजी गोपाल लाल मीणा, डीआईजी स्वामी प्रसाद, डीआईजी सौमित्र यादव रिटायर होंगे। डीआईजी सहारनपुर सुधीर कुमार सिंह, डीआईजी ट्रेनिंग महेंद्र यादव भी रिटायर होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दारुल शफा के अंदर फूका गया स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया है। दारुल शफा के अंदर ये पुतला फूका गया है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के नेतृत्व में पुतला फूका गया। कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का किया विरोध प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की मांग करी जा रही है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, दारुल शफा के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया, किस तरह से देखते हैं? देखिए शिखा, बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका जाना ये कोई आज के दौर में नई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार
सनातन और धर्म और रामचरितमानस के विवाद को लेकर अपने स्टैंड पर अडिग हैं, उस हिसाब से जगह जगह स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया जा रहा है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। जगह जगह जितने बीजेपी समर्थित कोई संगठन है, बीजेपी कार्यकर्ता या और भी हिंदू संगठन जितने हैं, वो इस चीज के विरोध में खड़े हैं कि दरअसल धर्म को सियासत की चौखट पर नहीं ले जाना चाहिए था। अगर राजनीति हो भी रही है तो ये राजनीति धर्म से अलग होनी चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं एंट्री करवानी चाहिए। अब देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर वो बोल रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, उधर समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोट कर दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऑफिस में बुलाया जाता है, इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर चस्पा कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध हो रहा है कि दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो सियासी है, और सियासी होने के नाते धर्म पर आप अटैक नहीं कर सकते हैं। जो लाइनें, जो चौपाई आज के सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी, आज उनका उदाहरण देकर आप एक किसी विशेष वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए आप सियासत नहीं कर सकते। इसी चीज को लेकर, ये धर्म को लेकर ये जो लड़ाई जारी है, उसी को लेकर मौर्य का लगातार विरोध जारी है। यहाँ से चाहे आप अयोध्या देख लीजिए, चाहे आप प्रयागराज देख लीजिए। प्रयागराज में भी एक मुनि योगी हैं, उन्होंने आज सीधे तौर पर कह दिया कि ना सपा के किसी कार्यकर्ता को, ना अखिलेश यादव को हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने नहीं देंगे, ना ही उनके किसी भी धार्मिक आयोजन पर अब हम जाएंगे। यानी कि एक तरह से जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं। इस तरह से ये बातें हो रही हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार अपने ट्विटर के जरिए या मीडिया बयानों के जरिए वो भी हमलावर हैं। उनका भी कहना है कि जिन लाइनों में महिलाओं, पुरुषों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान हो रहा हो, वैसे शास्त्रों पर जरूर विचार करना चाहिए, और उसके बैन की मांग करते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इसी चीज को लेकर इस वक्त हर तरफ धमाचौकड़ी मची है। शिखा, दारुल सफा में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, दारुल सफा में राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, और ये कोई नया नहीं है, ये आने वाले दिनों में और आगे तक बढ़ने वाला है। शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़े हुए थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, हर तरफ उनका विरोध किया जा रहा है, और अब दारुल शफा के अंदर भी पुतला फूका गया है और लगातार उनको जेल भेजने की मांग करी जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महोबा को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। इसी के तहत विजय सागर पक्षी विहार में यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी महोबा करेगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 2 फरवरी के दिन यूपी सरकार के मंत्री भी महोबा में मौजूद रहेंगे। रुक करते अगली खबर की तरफ, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओलंपिया जिम की बिल्डिंग में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओलंपिया जिम की बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर हाइड्रोलिक मशीन भी बुलाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बादशाह नगर में है ओलंपिया जिम बिल्डिंग। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, ई रिक्शा बैटरी में ब्लास्ट होने से लगी आग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तस्वीरें भी सामने आ गई, देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी है। ओलंपिया जिम की बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और उसने आग को काबू पाने की कोशिश करी है। मौके पर हाइड्रोलिक मशीन भी बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बादशाह नगर से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां भीषण आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड बुलाई गई है और आग को काबू पाने की कोशिश करी जा रही है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से भीषण आग लगी है। ई रिक्शे की बैटरी में ब्लास्ट होने से ये आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने है, भीषण आग की तस्वीर स्क्रीन पर। लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ओलंपिया जिम की बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और हाइड्रोलिक मशीन भी बुलाई गई है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। बादशाह नगर में ओलंपिया जिम की बिल्डिंग में आग लगी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। तला, क्या कुछ अपडेट है आग के बारे में? क्या काबू पा लिया गया इस आग पर?
आपको बता दें तो महानगर था ये ओलंपिया जिम है, जहां पर अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये जो ई रिक्शा है उसमें उसकी बैटरी में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से ये आग लग गई। फर्स्ट फ्लोर के पास ये बिल्डिंग थी जहां जिम था, वहां जहां पर आग लगी है। हालांकि देखिए तुरंत फायर विभाग की जो टीम है और मौके पर जो पुलिस है वो तुरंत पहुंच गई और तुरंत रेस्क्यू का काम चलाया गया, क्योंकि देखिए जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त लगभग 2 दर्जन लोग जिम के अंदर मौजूद थे। हालांकि तुरंत हाइड्रोलिक मशीन मंगाई गई। हाइड्रोलिक मशीन के जरिए से तमाम जो 14-15 लोग अंदर फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो आग पर तो काबू पा लिया गया है, पर कहीं ना कहीं जो धुआं है वो पूरी बिल्डिंग में भरा हुआ है। तो अभी जब धुआं हल्का हो जाएगा तो एक बार फायर विभाग की टीम अंदर जाएगी और तमाम और देखेगी कि कोई और भी लोग फंसा है या नहीं फंसा है। हालांकि देखिए पूरी घटना में एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको सिविल अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल देखिए जानकारी ये आ रही है कि उसकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं उसको सिविल अस्पताल से KGMU ट्रामा सेंटर रेफर किया जाएगा। और साथ साथ मौके पर अभी बता दें तो तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद है, उनका भीड़ लगा हुआ है। साथ साथ जो फायर विभाग के जो और भी अधिकारी है, जो और भी मशीन है वो बुलाई गई है, क्योंकि देखिए जिम के अंदर आग लगी है और धुआं भर गया है, तो कहीं ना कहीं एक देखिए बड़ी घटना है। हालांकि फायर विभाग और पुलिस की टीम ने तुरंत ही रेस्क्यू करके 14 से 15 लोगों को निकाल लिया। फिलहाल बताया जा रहा है शायद 1-2 लोग और भी अंदर फंसे हो, पर ज्यादा धुआं होने के कारण जो फायर विभाग की टीम है वो बिल्डिंग के अंदर अभी नहीं जा पाई है। जैसे जैसे धुआं कम होगा तब कहीं ना कहीं जो फायर विभाग की टीम और जो पुलिस है वो अंदर घुसेगी और तब पता चल पाएगा कि और भी कितने लोग फंसे हैं अंदर बिल्डिंग में या नहीं फंसे हैं। जी तलहा, अगर बात करें नुकसान की तो इस आग से कितने का नुकसान बताया जा रहा है? जी देखिए, क्योंकि जिम जो है ये काफी पुराना है, पर जो मशीनें हैं वो सारी नई लगाई गई थी, तो लेकिन लगभग माना जा रहा है जो 40 से 50 लाख रुपए का इस आग में नुकसान हुआ है। फिलहाल जब आग पर पूरी तरह से जब वहां जांच हो जाएगी और जब धुआं कम हो जाएगा तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने रुपए का नुकसान हुआ है। पर देखिए एक बड़ी घटना हो सकती थी, पर फायर विभाग और पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही तमाम लोगों को वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है और एक की जो स्थिति गंभीर है वो अस्पताल में है, उसका इलाज जारी है। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़े हुए थे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओलंपिया जिम की बिल्डिंग में आग लग गई है और लगातार उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां खबर महोबा से है। महोबा को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। इसी के तहत विजय सागर पक्षी विहार में यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी महोबा करेगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 2 फरवरी के दिन यूपी सरकार के मंत्री भी महोबा में मौजूद रहेंगे। इस फेस्टिवल में पर्यटकों की मौजूदगी के अलावा वन्य जीव पर्यटन, प्रकृति संरक्षण और फोटोग्राफी जैसे कई आयोजन होंगे। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर, विशेषज्ञ और सैलानियों की भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को किस तरह बढ़ावा मिले, इसके लिए 1 तारीख से 3 फरवरी तक बुंदेलखंड के महोबा में यूपी नेचर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। यहाँ पर अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम में बाहर से कई विदेशी पर्यटकों को आना है और किस तरह उनको रखा जाएगा और किस तरह रख रखाव किया जाएगा, इसके लिए वन विभाग और वन रेंज टीम ने व्यवस्थाओं को अमली जामा पहना दिया है, क्योंकि कल से ही इस आयोजन को कराया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह व्यवस्थाओं को पूरा किया गया। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर टेंट बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर रुक सकेंगे। मैं अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले इसी सिटिंग का इंतजाम कर दिया गया है और मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ल्ड फेस्टिवल होना है जिसमें बाहर के लोगों को आना है, उनके लिए देखिए किस प्रकार अलग तरह के बेडों का इंतजाम किया गया है। कहीं ना कहीं नेचर, जो यहाँ का नेचर, उस नेचर को बखूबी दिखाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि यूपी टूरिज्म में किस तरह महोबा का नाम हो सके। आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ आएंगे उन लोगों को किस तरह व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत ना हो, उसी के लिए यहाँ पर व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। और कल से यानी 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलना है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की जो पहल है यूपी टूरिज्म
वो बहुत ही काबिल तारीफ है और उनके द्वारा की जा रही ये कवायद की प्रदेश में बड़ी बड़ी प्रशंसा हो रही है। इस प्रोग्राम में प्रदेश के मंत्रियों के साथ कई वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रशीद कुरैशी, आज की खबर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।